हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आई होप आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अब क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है तो इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब प्रश्नों की प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी करना चाहिए, जिसके लिए ये प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चलाई जा रही हैं। आज की हमारी क्लास 6वीं प्रैक्टिस सेट की क्लास है। इसके पहले 5 क्लास अपलोड की जा चुकी हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी है जहाँ पे सारी क्लासेस सिक्वेंस में डली हैं। आप एक एक करके वहाँ से अपनी क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो क्लासेस प्रैक्टिस सेट की चलाई जा रही हैं, यहाँ पे हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं और प्रश्नों की प्रैक्टिस के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट का यहाँ पे रिवीजन भी करते चल रहे हैं, ताकि आपके प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हो और उससे रिलेट करके और कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनका रिवीजन भी होता चले। तो ये तो आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास से कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यू प्रश्न की प्रैक्टिस और रिवीजन ये तो यहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी देना है। मॉक टेस्ट जब भी आप दीजिए तो देखिए कहाँ पे कमी रह रही है, कहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं। आप कमी पे काम करिए, यानी जहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं आप उसका रिवीजन करिए, उस टॉपिक का रिवीजन करिए, उस सब्जेक्ट का रिवीजन करिए और रिवीजन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। बस यही सिलसिला आपको एग्जाम तक कंटिन्यू रखना है। इस टाइम पे आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ नए टॉपिक नहीं आपको पढ़ने हैं कि अभी ये सिलेबस छूट रहा हम इसको पढ़ लेते हैं। नहीं, आपको ये नहीं करना। बस जो भी पढ़ा है अब उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर आपने 80% भी पढ़ लिया है, अगर उसको आपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया, उससे प्रश्न आपके गलत नहीं हो रहे हैं, तब भी आपका यूपी टेट एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको कुछ नया ना पढ़ के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। बस इतना आपको कंटिन्यूसली एग्जाम तक करना है। बाकी आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास तो आपके एग्जाम तक चलाई ही जा रही हैं, इसको आपको रेगुलर अटेम्प्ट जरूर करना है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। इसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? बताइए, जब भी दाब में वृद्धि होती है, प्रेशर बढ़ता है, तो क्या पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो देखिए, आप प्रेशर कुकर वाला एग्जाम्पल तो सबसे कॉमन है, आपने कई बार सुना होगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। अब जो प्रेशर कुकर होता है, कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है? ये दाब के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। देखिए, जब भी दाब बढ़ता है किसी भी चीज में, जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होता है, जो पानी के अणु हैं, वाटर मॉलिक्यूल हैं, उनको भाप बनने के लिए और अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दाब बढ़ेगा तो वाटर मॉलिक्यूल को और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है भाप बनने के लिए। अब जब और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी इनको और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और जब और ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो पानी का क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब भी दाब वृद्धि की जाती है तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो खाना है वो जल्दी पकेगा। इसीलिए देखिए, जो नॉर्मल जो सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, तो एक जो सामान्य हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसमें 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है ना। जो नॉर्मली जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है। लेकिन जब कुकर है, कुकर में हम खाना चढ़ाते हैं तो कुकर का दाब ज़्यादा होता है। अब दाब ज़्यादा होगा तो पानी को भाप बनने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, अब किसी भी चीज़ को भाई अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो वो जल्दी पकेगा। इसीलिए बोलते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना अधिक जल्दी पक जाता है, क्योंकि वहाँ का दाब ज़्यादा होगा। दाब ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, और टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जिससे खाना जल्दी पक जाएगा। अब जब देखिए, पहाड़ों में बोलते हैं, पहाड़ी एरिया में खाना लेट से पकता है। पहाड़ों में लेट से खाना क्यों पकता है? क्योंकि जब पहाड़ में हम जितनी ऊंचाई पे जाते जाते हैं तो दाब भी तो घटता जाता है। अब चलिए यहाँ पे आपको समझा ही देते हैं। देखिए, ये क्या है, मान लेते हैं ये हमारा समुद्र तल है। ठीक है, ये है हमारी लैंड एरिया यानी जमीन है, और ये क्या है, पहाड़। अब जो वायुमंडलीय दाब है उनकी लेयर होती है। एक लेयर गई यहाँ से, एक लेयर ये यहाँ से गई, दूसरी लेयर ये है, ये लेयर है, ये कुछ लेयर है वायुमंडलीय दाब की। ठीक है, तो अब बताइए, यहाँ पे कोई ए नाम का व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, उसका नाम ए है। जमीन पे एक व्यक्ति खड़ा है, उसका नाम बी है। पहाड़ पे एक व्यक्ति खड़ा है, उसका
उसका नाम सी है, हम और लेयर बना देते हैं। ठीक है, तो आप बताइए जो समुद्र पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस पे इस लेयर का भी दाब लग रहा, इस लेयर का भी दाब लग रहा, इस लेयर का भी लग रहा, इस लेयर का भी, इस लेयर का भी, यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 7 लेयरों का दाब लग रहा। लेकिन जो यहाँ पे जमीन पे व्यक्ति खड़ा है उसको 1 2 3 4 5 6 लेयरों का लग रहा, लेकिन जो पहाड़ पे व्यक्ति खड़ा है उसको सिर्फ 2 लेयर का दाब लग रहा। ये एग्जाम्पल है, ये आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रही। तो कुल मिला के ये पता चल गया कि जितनी गहराई रहेगी दाब उतना ज़्यादा लगेगा और जितनी ऊंचाई रहेगी दाब उतना ही कम रहेगा। इसीलिए जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो पहाड़ों पे जाने पे जो दाब होता है, दाब क्या हो जाता है, कम। और जब दाब कम हो जाएगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ये भी कम हो जाता है। यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस के बजाय 80-90 डिग्री सेल्सियस पे ही उबल जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस पे ही उबल जाएगा, उबल के भाप बनने लग जाएगा, लेटेंट हीट उसमें नहीं रह जाएगी। यानी जब उसमें गुप्त ऊष्मा तापमान ही नहीं रह जाएगा तो खाना क्या रहेगा, देर से पकेगा। इसीलिए पहाड़ी एरिया में जब हम जाते हैं तो वहाँ खाना क्या होता है, देर से पकता है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, जब भी दाब में वृद्धि की जाती है तो पानी का क्वथनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड में। बताइए ऊर्ध्वपातन का गुण कहाँ पे पाया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है। चलिए सारी प्रोसेस हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जितनी भी अवस्था परिवर्तन होती है ना उनको हम कहते क्या हैं। तो देखिए ऊर्ध्वपातन, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई वस्तु है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ रही, यानी ठोस से द्रव अवस्था में आ रही, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम गलन या फिर मेल्टिंग। और अगर कोई वस्तु है वो द्रव से यानी लिक्विड से सॉलिड में आ रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग या फिर बोलेंगे जमना। ठीक है, अब कोई वस्तु है द्रव से किस में बदल रही है, गैस में बदल रही, तो द्रव से गैस में बदलने को हम क्या बोलेंगे, बाष्पीकरण। क्या बोलेंगे, बाष्पीकरण, वेपोराइजेशन उसको बोला जाएगा। लेकिन अगर कोई वस्तु है वो गैस से किस में बदल रही है, द्रव में बदल रही है, गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या बोला जाता है, संघनन। क्या बोला जाता है, संघनन बोला जाता है। ठीक है, अब ठोस से कोई वस्तु है सीधे किस में बदल रही है, ठोस से वो द्रव में नहीं आई, ठोस से सीधे गैस में अगर कोई वस्तु परिवर्तित हो रही है तो उसको क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन। क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन, या फिर इंग्लिश में इसको सब्लिमेशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब वहीं पे कोई वस्तु गैस से सीधे ठोस में आ रही है, गैस से किस में आ रही है, ठोस में, द्रव्य अवस्था में नहीं आई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निक्षेपण। निक्षेपण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डिपोजिशन। क्या बोला जाता है, डिपोजिशन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, डिपोजिशन बोला जाता है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है ऊर्ध्वपातन के बारे में। तो ऊर्ध्वपातन का गुण किस में पाया जाता है, हाँ, जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है किसमें, सोडियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम क्लोराइड में। किसमें पाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड में। और सिर्फ अमोनियम क्लोराइड में नहीं, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। और सिर्फ अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन का गुण नहीं पाया जाता है, कपूर में भी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, आयोडीन में भी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है ना इनमें भी क्या पाया जाता है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए कि सब्लिमेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड, ये किसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को शो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है, 1 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी या फिर 1000 कैलोरी। बताइए 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो आप एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब भी 1 कैलोरी ऊष्मा 1 ग्राम पानी को दी जाती है, कितना, 1 ग्राम पानी को दी जाती है, तो कितना टेम्परेचर बढ़ाता है, 1 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर बढ़ाता है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो जब 1 कैलोरी ऊष्मा 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता है, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम पानी दिया है और 1 किलोग्राम पानी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी आवश्यक है, तो 1000 ग्राम के लिए कितने कैलोरी आवश्यक होगा, 1000 कैलोरी आवश्यक होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। कुल मिला के पूछा है कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का फॉर्मेशन कैसे होता है। हालांकि इसको मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ और ट्रिक के माध्यम से बता चुकी हूँ। मान लीजिए ये है एक उत्तल दर्पण। अब इस उत्तल दर्पण में ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये फोकस होता है, बीच में क्या होता है, पोल होता है। अब क्योंकि उत्तल दर्पण है तो यहाँ पे इधर इमेज बनेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अनंत। अब देखिएगा यहाँ पे हम ट्रिक की बात कर रहे हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो अगर हम गोला बना रहे हैं तो गोला किसके लिए होगा, वस्तु के लिए होगा, और अगर हम चौकोर बना रहे हैं तो चौकोर किसके लिए होगा, ये इमेज के लिए होगा, प्रतिबिंब के लिए होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से वस्तु को रखना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हम पहले नंबर की वस्तु जो है उसको हम कहाँ पे रखे हैं, अनंत पे रखे हैं। तो जब भी किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाता है उत्तल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। कहाँ पे बन रहा है, फोकस में। तो एक नंबर वस्तु को हम कहाँ पे रखे, अनंत पे रखे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे आके बन जाएगा, फोकस में। अब दूसरे नंबर की वस्तु को हम रखे अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस और पोल के बीच में। ये बन गया दूसरे नंबर का प्रतिबिंब। तीसरी वस्तु हम रखे सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में। ये तीसरे नंबर की प्रतिबिंब बन गई। तो इससे हमको एक चीज क्लियर हो रहा है कि अगर हम अनंत पे किसी वस्तु को रखते हैं उत्तल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस में। और अगर फोकस में हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका अनंत के अलावा अगर हम किसी वस्तु को कहीं पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस और पोल, जो ध्रुव है इसके बीच में ही बनेगा। अब क्योंकि फोकस और पोल के बीच में ही सारे प्रतिबिंब बन रहे हैं, अगर प्रतिबिंब इधर जाता तब तो प्रतिबिंब का साइज भी बढ़ता। अब क्योंकि जो प्रतिबिंब है दर्पण के जितने पास रहेगा उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, कोई भी प्रतिबिंब है अगर दर्पण के वो जितने करीब होता है उतना ही छोटा होता है। अगर जो प्रतिबिंब है इधर बनता, सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनता, इनफाइनाइट में बनता, तो उसका साइज बढ़ता जाता। अब क्योंकि जितने भी प्रतिबिंब है वो फोकस और पोल के बीच में बन रहे हैं, इसलिए सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे, छोटे होंगे। अब ऊपर के डायरेक्शन में बन रहे हैं तो सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे, सीधे होंगे। सारे प्रतिबिंब छोटे होंगे, सीधे होंगे, और जिधर वस्तु रख रहे हैं उधर प्रतिबिंब ना बन के उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दर्पण के दूसरे पार प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे, आभासी होंगे। तो आपको ये बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये ट्रिक याद रखनी है। मैं अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होती है, एक ट्रिक के माध्यम से मैं वहां पे आपको बताई हूँ। एनसीईआरटी सीरीज में एक क्लास डली है, अगर आप लगभग वो 15 से 20 मिनट की क्लास है, अगर आप वो क्लास देख लेते हैं ना तो आपको उत्तल और अवतल दर्पण से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि वहां पे हम ईजीएस्ट वे में हम पढ़े हैं कि उत्तल और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कैसे होता है। बाकी इस प्रश्न में क्या पूछा था कि जो उत्तल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो अभी हमने देख लिया सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे, छोटे होंगे, सारे प्रतिबिंब सीधे होंगे और सारे प्रतिबिंब आभासी होंगे। अब एक प्रश्न और बनता है, जो उत्तल दर्पण है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो उसका यूज जो वाहन है, वाहन में रियर व्यू मिरर होता है ना, साइड में ऐसे दर्पण लगा होता है जो कि पीछे का जो जितना भी दृश्य है, पीछे का दृश्य दिखाने का काम करता है, तो वहां पे उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे बताइए अवतल दर्पण लगा देंगे तो अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा बनाता है। तो एक गाड़ी का एक चक्का ही पता होगा दिखाएगा, ठीक है, एक ही गाड़ी को इतने बड़े दर्पण में दिखा रहा, बाकी कितनी गाड़ियां पीछे खड़ी हैं ये नहीं पता पड़ पाएगा। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और जो उत्तल दर्पण होता है, पीछे जितने भी वाहन खड़े हैं सारे वाहन को दिखाने का काम करेगा, सभी के छोटे 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 इमेज बना देगा। और सारे इमेज कैसे बनाएगा, सीधा बनाएगा। पता चला अवतल दर्पण लगा दिए तो वो गाड़ी उल्टा खड़ी करके दिखा रहा, हमको लगेगा कि ये चक्के ऊपर हैं और जो उसका छत है वो नीचे है। तो जो उत्तल दर्पण है ये सीधा इमेज दिखाता है, छोटा इमेज दिखाता है, आभासी इमेज दिखाता है। इसीलिए इसका उपयोग रियर व्यू मिरर में किया जाता है, ताकि पीछे कितने भी वाहन खड़े हों ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करके दिखाएगा। चाहे ट्रक खड़ा है, बाइक खड़ी है, साइकिल खड़ी है, कार खड़ी है, सभी के छोटे छोटे इमेज ये यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो एक तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, अंधमोड़ों में किया जाता है, रियर व्यू मिरर, साइड रियर व्यू मिरर जो होती है वहाँ पे किया जाता है। और उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता है, तो छोटा, सीधा और आभासी बनाता है। ठीक है, तो छोटा तो यहाँ पे दिया नहीं है, आभासी एवं सीधा इमेज उत्तल दर्पण बनाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का घुमाव कितना होगा? थीटा होगा, 2 थीटा होगा, 90 डिग्री होगा या फिर 0 डिग्री होगा? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम ये कहता है कि अगर हम किसी भी दर्पण को, ठीक है, अगर कोई भी दर्पण हो, इसको हम थीटा एंगल से घुमाते हैं, मान लेते हैं हम 10 डिग्री से घुमाते हैं, तो जो उसकी परावर्तित किरण है, उससे निकलने वाली जो किरण है, वो 2 थीटा से घूम जाती है, यानी 10 डिग्री से अगर घुमाते हैं, तो जो परावर्तित किरण है, वो 20 डिग्री से क्या हो जाएगी? घूम जाएगी। तो अगर हम किसी आपतित प्रकाश किरण के लिए दर्पण को हम थीटा कोण से, यहाँ पे थीटा होगा, थीटा कोण से अगर हम उसको घुमाते हैं, तो जो परावर्तित किरण है, उसका घुमाव कोण कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। बाकी और कुछ परावर्तन के नियम क्या हैं? परावर्तन का नियम ये कहता है कि अगर कोई आपतित किरण है, आपतित किरण और जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, यहाँ पे क्या होता है? नॉर्मल, अभिलंब, ये तीनों कहाँ पे होने चाहिए? ये तीनों एक ही तल पे होने चाहिए, एक ही तल पे होने चाहिए। और जो आपतित किरण है, ये अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी, मान लेते हैं यहाँ पे थीटा कोण बनाएगी, तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ थीटा कोण ही बनाएगी। मान लेते हैं ये 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो जो परावर्तित किरण है, ये क्या करेगी? ये भी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपतित किरण, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होगा और तीनों एक ही तल पे होंगे। और अगर हम आपतित प्रकाश के किरण के लिए दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाते हैं, तो परावर्तन के जो किरण है, परावर्तन किरण का जो घुमाव है, वो कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है शून्य क्षमता का लेंस, मिश्रित लेंस का, उत्तल लेंस का या फिर अवतल लेंस का? दूरदृष्टि दोष के जो मरीज होते हैं, उनको जो चश्मा दिया जाता है, वो कैसा होता है? उत्तल लेंस का होता है या अवतल लेंस का होता है? देखिए, यहाँ पे क्षमता और मिश्रित लेंस की बात तो हो नहीं रही, या तो उत्तल लेंस का उपयोग होगा या तो अवतल लेंस का उपयोग होगा। तो सबसे पहले बताइए, दूरदृष्टि दोष होता क्या है? जो दूर दृष्टि दोष है, ये होता क्या है? तो दूर दृष्टि दोष में अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है, तो उसको पास की जो वस्तु है, पास की वस्तु धुंधली दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु क्या होती है? एकदम क्लियर दिखाई देती है। और ये किस कारण से होता है? मान लीजिए ये आपका नेत्र गोलक है, ठीक है, ये क्या है? नेत्र गोलक है। अब यहाँ पे रेटिना होता है, ये नॉर्मल नेत्र गोलक है। अब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है, तो जो उसका नेत्र गोलक है, वो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, यानी यहाँ से होना चाहिए, तो ये कहाँ से हो जाता है? यहाँ से। लेकिन जो रेटिना, जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब तो आके यहीं पे बनेगा, तो जो प्रतिबिंब है और रेटिना खिसक के कहाँ आ जाता है? आगे खिसक आता है, क्योंकि नेत्र का गोलक छोटा हो जाता है, तो प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के जाके रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन जाता है। इसीलिए जो दूर दृष्टि के दोष के मरीज होते हैं, उनके चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है, जो लाइट होती है, प्रकाश होती है, उसको कन्वर्ज करके इकट्ठा करने का काम करता है, और इकट्ठा करके यहाँ पे क्या करेगा? उसको लाके प्रकाश को एकत्रित कर देगा, जिससे रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाएगा और उस व्यक्ति को दिखाई देने लग जाएगा। एक ट्रिक भी आपको याद रखना है। देखिए, दूर में कितने शब्द हैं? दो, कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं, दू और रा। तो इसके लिए 3 अक्षर वाले लेंस का उपयोग किया जाएगा, उत्तल। कितने? 3 अक्षर वाले लेंस का। यहाँ पे 2 अक्षर हैं, तो 3 अक्षर वाले लेंस का उपयोग किया जाएगा। और जो निकट दृष्टि दोष है, तो निकट में 3 अक्षर है, नी, का और टा, तो इसके लिए इसके अगले यानी 4 अक्षर वाले लेंस का उपयोग किया जाएगा, अवतल, यानी 4 अक्षर वाले लेंस का यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए क्या, किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायरस जनित रोग है, पोलियो है, प्लेग है, कॉलेरा है या फिर टाइफाइड है? बताइए, वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वायरस के कारण कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं। तो वायरस के कारण होने वाले रोगों में पहला रोग ही है कौन सा? पोलियो। पोलियो में हाथ पैर में क्या हो जाती है? कमजोरी हो जाती है, लकवा जैसी स्थिति हो जाती है। दूसरा वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? डेंगू। तीसरा कौन सा हो जाएगा? चिकनगुनिया। तीसरा क्या हो जाएगा? चिकनगुनिया हो जाएगा। चौथा वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है? खसरा है। पांचवा कौन सा है? चेचक। पांचवा कौन सा है? चेचक। चेचक को और किस नाम से जाना जाता है? चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता है। छठा कौन सा हो जाएगा? रेबीज। रेबीज भी किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। सातवां है कोविड-19, ये भी वायरस के कारण होने वाला रोग है। आठवां रोग है HIV एड्स, ठीक है, वायरस के कारण होने वाला रोग है। और नौवां रोग है हेपेटाइटिस बी,
क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी भी वायरस के कारण होने वाला रोग है, और जो सामान्य सर्दी जुकाम होती है ये भी वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। तो ये जितने भी रोग हैं ये किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। अब बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ, मेरे को एक कॉमेंट भी आया था कि आपके जो क्वेश्चन है बहुत ईजी हैं, आप पीवाईक्यू क्वेश्चन के आधार पर लेके आइए। तो मैं आपको एक चीज़ कंफर्म करना चाहती हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी टेट एग्जाम में आए हुए पीवाईक्यू क्वेश्चन ही हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपी टेट एग्जाम में भी आपके ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अब बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? तो पहला है टाइफाइड, जिसको मियादी बुखार भी कहा जाता है। ठीक है, मोतीझरा भी इसको कहा जाता है। तो ये क्या है? बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। हैजा या कॉलरा ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। प्लेग भी बैक्टीरिया के कारण होता है। टीबी यानी क्षय रोग जो है, टीबी भी बैक्टीरिया के कारण होता है। पांचवा निमोनिया, जो निमोनिया है ये भी बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक रोग है। छठा है डिप्थीरिया, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो डिप्थीरिया रोग है इसका बचाव और ये किसके कारण होता है ये भी पूछा जाता है। तो डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया के कारण होता है। सातवां है वूफिंग कफ, जिसको काली खांसी भी कहा जाता है। तो काली खांसी किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। आठवां टिटनस, टिटनस भी बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक रोग है, जिसको धनुष टंकार भी रोग कहा जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी रोग हैं, टाइफाइड, हैजा, प्लेग, टीबी, निमोनिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, ये सब किसके कारण होने वाले रोग हैं? तो ये बैक्टीरिया के कारण होने वाले प्रमुख रोग हैं। अब इस प्रश्न में क्या पूछा है कि वायरस जनित रोग कौन से हैं? तो देखिए, प्लेग अभी हमने पढ़ा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। कॉलेरा अभी हमने पढ़ा विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड रोग, ये भी एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। वायरस जनित रोग कौन सा है? पोलियो। ठीक है, ये किसके कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण। और ये पोलियो में क्या होता है? तेज बुखार, सॉरी क्या रहता है? शरीर कमजोर हो जाता है, यानी हाथ पैर में कमजोरी हो जाएगी और लकवा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन में निम्न में से किसकी कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन ए या फिर विटामिन सी? बताइए, रतौंधी रोग किसके कमी के कारण होता है? हालांकि मैं आपको विटामिन, पूरा विटामिन, क्योंकि हर एक शिफ्ट में विटामिन से प्रश्न बनते हैं। आप यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, हर एक शिफ्ट में विटामिन से 1 से 2 प्रश्न जरूर आए हैं। तो इसीलिए मैं आपको पूरा विटामिन पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। मैराथन क्लास आई थिंक 4 में या 5 में मैं आपको पूरा पढ़ाई हूँ कि कौन से विटामिन को किस नाम से जानते हैं, उनका रासायनिक नाम क्या है, और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मैं पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ। और यहाँ पे हम थोड़ा सा आंसर पर भी आंसर बस में डिस्कस कर लेते हैं कि किसकी कमी यानी किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। अब आ जाते हैं प्रोटीन एवं वसा में। तो प्रोटीन क्या करता है? ये शरीर को बनाने का काम करता है। ठीक है, सर ऊर्जा भी देता है। 1 ग्राम प्रोटीन से, अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ऊर्जा तो देता है, लेकिन सबसे अंतिम सोर्स होता है प्रोटीन ऊर्जा देने के लिए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ली जाती है, उसके बाद फैट से एनर्जी ली जाती है, इसके बाद जाके प्रोटीन। अगर ये सारी चीजें खत्म हो गई तब जाके प्रोटीन से एनर्जी ली जाती है। ठीक है, लेकिन ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है? शरीर को बनाने, यानी वृद्धि और ऊतक की अगर मरम्मत करने का नंबर आए तो कौन करता है? प्रोटीन करता है। अब प्रोटीन के सोर्स कौन कौन से होते हैं? तो दूध है, जितने भी दालें हैं, ये प्रोटीन की अच्छी सोर्स होती हैं। सोयाबीन ये प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। मछली, अंडे ये क्या होते हैं? प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। अच्छा, फैट है, फैट क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता है। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? वसा देता है। 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति होती है। लेकिन मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुकी हूं कि सबसे ज्यादा एनर्जी देना और सबसे ज्यादा एनर्जी की पूर्ति होना, ये दोनों क्या है? डिफरेंट थिंग्स हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी तो वसा देता है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी की पूर्ति लगभग कि 60 से 70% हमारे शरीर में जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो कौन पूर्ति करता है? कार्बोहाइड्रेट पूर्ति करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोटीन, वसा और विटामिन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हमने पढ़ लिया है। और बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फिर प्रतिरक्षा तंत्र? बताइए, एड्स जो बीमारी होती है इससे क्या प्रभावित होता है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो एड्स बीमारी है ये किसके कारण होती है? HIV वायरस के कारण होती है। अब जो HIV वायरस है, यहाँ पे देखिए 3 मेन सेल होती हैं। 3 कौन कौन सी सेल होती हैं? एक है हेल्पर सेल,
एक क्या है हेल्पर सेल, दूसरी है बीटा सेल्स, दूसरी क्या है बीटा सेल्स और तीसरी है किलर सेल। ठीक है, मेमोरी सेल वगैरह भी होती हैं। ये 3 मेन सेल्स होती हैं। अब देखिए कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी जो रोगाणु है अगर आपके बॉडी में एंटर किया है तो हेल्पर सेल क्या करेगी, सबसे पहले जो बीटा सेल्स है इसको इन्फॉर्मेशन देगी। इसको इन्फॉर्मेशन ये देगी कि भाई हमारे बॉडी में कोई तो अजनबी आया है, इसके लिए तुम क्या करो, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करो, यानी इसको मारने के लिए तुम जहर बनाओ। अब जब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर ये हेल्पर सेल क्या करेगी, किलर सेल को आदेश देगी, बोलेगी भाई दवाई हमारे पास तैयार रखी है, अब ये जो बैक्टीरिया, वायरस जो भी आया है तुम क्या करो, इसको मारने का काम करो। यानी कुल मिला के जो हेल्पर सेल है, हेल्पर सेल क्या है, एक प्रकार के मैनेजर का काम कर रही है। क्या कर रही है, मैनेजर का काम। ये बीटा सेल्स को बता रही है कि एंटीबॉडी बनाओ, और ये जो किलर सेल है इसको बता रही है कि अब तुमको इसको मारना है। ठीक है, अब तुमको इसको खत्म करना है। तो जो एड्स बीमारी है इसमें जो HIV वायरस होता है ये हेल्पर सेल को ही मार देता है। जो हेल्पर सेल है इसी को मार देगा। अब जब हेल्पर सेल को ही मार देगा तो ना ये बीटा सेल को एंटीबॉडी फॉर्मेशन बनाने के लिए बोल पाएगी, ना ये किलर सेल को उसको मारने के लिए बोल पाएगी। यानी कुल मिला के जितनी भी प्रतिरक्षा प्रणाली है सब क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अब कोई भी बैक्टीरिया आ रहा, कोई भी वायरस आ रहा है, ना बीटा सेल्स को पता चल पाएगा कि हम इसके लिए एंटीबॉडी बना लें, ना किलर सेल को पता चल पाएगा कि हमको इसको मारना है, क्योंकि इनका जो मैनेजर है, हेल्पर सेल है, यही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कुल मिला के जो एड्स की बीमारी है इसमें प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरीके से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसीलिए एड्स के रोगी को छोटी सी भी अगर बीमारी हो जाती है तो वो बड़ा रूप ले लेती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसको क्या कहते हैं। ये न्यूटन के जो नियम हैं आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, गति वाला जो टॉपिक है फिजिक्स का, आपको इसको पढ़ के जाना है। अब न्यूटन की गति का यहाँ पे प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तीनों नियम को दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है। तो प्रथम नियम न्यूटन की गति का ये कहता है कि अगर कोई वस्तु है, अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहना चाहती है, अगर ये मोशन में है, गति में है, तो ये गति में रहना चाहती है, जब तक कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जब तक इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता तो ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, और गति में है तो गति में रहना चाहेगी। ये कहते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन की दर। ये बताता है कि अगर कोई वस्तु में, किसी वस्तु में बल लगाया जाता है तो वह संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यानी बल की परिभाषा हमको कहाँ मिलती है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से मिलती है। और तृतीय नियम क्या कहता है, तृतीय नियम ये कहता है कि अगर किसी वस्तु में कोई बल लगाया जा रहा है तो वो वस्तु भी अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाती है, लेकिन उसके बराबर बल लगाती है। यानी क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया मिलता है। और ये जो क्रिया प्रतिक्रिया बल होते हैं, एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर। अगर आप दीवार में मुक्का मार रहे हैं तो जितना फोर्स आप दीवार में लगा रहे हैं, दीवार भी उतना आप पे फोर्स लगाएगी, लेकिन वो क्या होगा, बराबर होता है। इसलिए हमको ये क्या चीजें पता नहीं चलती हैं। बाकी आप जितना दीवार पे फोर्स लगाएंगे, दीवार भी उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगाती है। ठीक है, और ये जो फोर्स हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और यही तो प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को क्या कहते हैं, न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर कहलाती है बल, गति, शक्ति या फिर ऊर्जा। बताइए कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो देखिए सबसे पहले आप ये बताइए कि कार्य होता क्या है। कार्य क्या होता है, अगर हम किसी भी वस्तु पे बल लगा रहे हैं, बल लगाने के साथ साथ अगर उस वस्तु पे विस्थापन हो रहा, यानी अगर वो वस्तु अपने जगह से विस्थापित हो रही है, मतलब कार्य हो रहा। कार्य कब माना जाएगा, जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाए और बल के साथ साथ उस वस्तु में विस्थापन भी हो, तब तो कार्य माना जाएगा। और जो ये कार्य करने की दर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। कितने समय में अंतराल में कितना कार्य किया जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब जो कार्य होता है ना, कार्य भी 3 प्रकार का होता है। कार्य कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है पॉजिटिव वर्क, क्या होता है, धनात्मक कार्य। एक होता है जीरो वर्क, क्या होता है, जीरो वर्क। और एक होता है निगेटिव वर्क, क्या होता है, ऋणात्मक कार्य या निगेटिव वर्क। धनात्मक कार्य क्या होता है, जब जिस दिशा में बल लगाया जाए उसी दिशा में विस्थापन हो। मान लेते हैं एक ये वस्तु है, इस पे हम इधर बल लगा रहे हैं और ये आगे खिसक के इधर आ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक कार्य बोलेंगे। और हाँ, कार्य का एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, WS इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा,
WS cos थीटा। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, क्या होगा, ये आप काट दीजिएगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पे W क्या है, वर्क है, कार्य है, F क्या है, फोर्स है, और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है या फिर विस्थापन है। यहाँ पे आप D भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, D भी, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए जो पॉजिटिव वर्क है, अगर हम इसमें इस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम इसको फॉर्मूले पे पुट करते हैं तो W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो अगर हम इस पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे F की वैल्यू मान लीजिए कितनी है, सेम है, तो F और D की वैल्यू क्या है, वही है, सेम रहेगी हर कंडीशन में। थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो W इक्वल टू कुल मिला के क्या आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा। तो इस टाइम पे जो किया गया कार्य है क्या होगा, धनात्मक होगा और क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जीरो वर्क क्या होता है, जब भी कोई वस्तु, कोई चीज सर पे लेके चल रहा है, कोई भी व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई कुली है, अब कोई कुली है वो किसी सामान को सर पे लेके चल रहा है, तो उस टाइम पे जो बल है, बल नीचे की तरफ लग रहा और जो विस्थापन है इधर हो रहा। तो जब बल और विस्थापन क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो उस टाइम पे जो थीटा की वैल्यू है कितनी बनती है, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0। तो अगर हम इसको फॉर्मूले पे पुट करेंगे एफ डी कॉस थीटा, तो थीटा क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो W इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू 0, जब 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, यानी कार्य इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, 0। निगेटिव कार्य क्या होता है, जब बल तो इस डायरेक्शन में लगाया जाए लेकिन विस्थापन क्या हो, विपरीत दिशा में हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव कार्य, वर्क डन बोलते हैं, यानी निगेटिव कार्य बोलते हैं। अब इस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू है कितनी बनती है, 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1। तो इसको अगर हम फॉर्मूले पे रखते हैं एफ डी कॉस थीटा, तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ गुणे डी गुणे -1, तो जो कार्य हो जाएगा W इक्वल टू -FD हो जाएगा। यानी पॉजिटिव कार्य में क्या होगा, कार्य अधिकतम, और यहाँ पे क्या होगा, कार्य ऋणात्मक होगा, और कार्य 0 कहाँ पे होगा, अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये एंगल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो हो ही जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण, चालन, संवहन या फिर विसरण। बताइए कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए जो चालन होता है, चालन अधिकतर ठोसों में देखा जाता है। इसमें जो कण होते हैं, मान लीजिए कोई स्टील का रॉड है, अगर आप इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ से नीचे से टेम्परेचर उसको दे रहे हैं, तो इसमें जो कण हैं, कण नहीं हिलते हैं, सॉरी, कण अपनी जगह से विस्थापित नहीं होते हैं, बस क्या करेंगे, कण अपनी ही जगह पे कंपन करते हैं, और कंपन के माध्यम से ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। इसीलिए अगर स्टील के रॉड को या लोहे के रॉड को हम एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। यह विधि क्या कहलाती है, चालन विधि कहलाती है। इसी से जलने से बचने के लिए देखिए कड़ाही में, कुकर में हत्थे लगाए जाते हैं, क्योंकि वो धातु होती है, और धातु क्या शो करती है, चालन विधि को शो करती है। संवहन क्या होता है, ये हमेशा या तो लिक्विड में यानी द्रव में देखा जाएगा, या तो गैसों में देखा जाता है। मान लीजिए ये कोई बीकर में पानी है, अगर आप इसको फ्लेम देके गर्म करते हैं, तो जब गर्म करेंगे तो जो नीचे के अणु हैं ये पहले गर्म हो जाएंगे, और जब ये गर्म होंगे तो ये हल्के होंगे, हल्के होके जब ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, घनत्व ज्यादा, यानी क्या होगा, जगह कम पड़ेगा। जब जगह कम पड़ेगा तो ऊपर के पार्टिकल ये देखेंगे कि नीचे जगह खाली है, क्योंकि ये अणु कहाँ चले गए, ऊपर, तो ये जो ऊपर के कण हैं वो कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो इसी तरीके से गर्म अणु ऊपर चले जाते हैं, और जो ठंडे अणु है, मॉलिक्यूल है, वो कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, और पूरा वाटर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, संवहन। तो कुल मिलाकर चालन के लिए ठोस माध्यम जरूरी है, संवहन के लिए द्रव एवं गैस माध्यम जरूरी है, लेकिन विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जो सनलाइट है, सूर्य की जो ऊष्मा है, ये हमेशा धरती तक बिना किसी माध्यम के आती है। तो ये कौन से विधि यानी कौन से संचरण विधि का उपयोग करती है, विकिरण विधि का उपयोग से आती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है, केंद्रीय में, परिधीय में, आधारीय में, या फिर कहीं भी हो सकती है। तो प्रारूपी पादप कोशिका मतलब क्या समझते हैं, प्रारूपी पादप कोशिका मतलब है एक कोई सा टिपिकल प्लांट सेल। अब कोई टिपिकल प्लांट सेल है, मान लीजिए ये कोई टिपिकल प्लांट सेल है, तो टिपिकल प्लांट सेल में बेसिकली ये देखा गया है कि जो उसका रसधानी यानी जो वैक्यूल होता है, रसधानी होती है, ये क्या होती है, इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। जब इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो सेंटर का ये पूरा पार्ट कवर कर लेती है। तो न्यूक्लियस जनरली कहाँ पे पाया जाता है, परिधि में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? केंद्रक को, केंद्रिका को, गोल्जी काय को या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का? कुल मिला के पावर हाउस पूछा है कि कौन सी कोशिकांग को पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, ये तो इजी प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे आपको इन चारों चीजों के बारे में पढ़ाना था, इसलिए मैं ये प्रश्न यहाँ पे लेके आई हूँ। तो जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की है, 1831 में की है। केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन नेट पाया जाता है, क्रोमैटिन जाल पाया जाता है, और ये जो क्रोमैटिन जाल होता है ये कोशिका विभाजन के समय क्या करता है? क्रोमोसोम बनाने का काम करता है। ठीक है, जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका क्या करती है? केंद्रिका जब कोशिका विभाजन होता है ना, तो कोशिका विभाजन के समय जो केंद्रिका होती है ये अस्थायी रूप से क्या होती है? टेम्परेरी रूप से ये क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। खासकर ये क्या करती है? राइबोसोमल आरएनए का भी निर्माण करती है। आरएनए का निर्माण कौन करती है? तो केंद्रिका करती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये प्रश्न में पूछा भी गया है। और जो गोल्जी काय है, गोल्जी काय को और किस नाम से जाना जाता है? इसको पादप कोशिका में किस नाम से जाना जाता है? डिक्टायोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये डिक्टियोसोम या डिक्टायोसोम बोला जाता है, इस नाम से इसको जाना जाता है। और गोल्जी काय का काम और क्या होता है? ये लाइसोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन और लिपिड का मोटिफिकेशन भी गोल्जी बॉडी करता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यही तो पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन इसकी बाहर होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? फोल्डेड होती है। फोल्डेड क्यों होती है? ये जो फोल्डेड पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टेई बोलते हैं, इसको क्रिस्टी कहा जाता है। और ये जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगी ना, उतना ज़्यादा ये एटीपी का निर्माण करेगी, इसीलिए ये एरिया ज़्यादा कवर करने के लिए अंदर वाली जो लेयर होती है वो कैसी होती है? फोल्डेड होती है। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है, खुद का आरएनए पाया जाता है, इसीलिए ये क्या होता है? इसको कोशिका के भीतर कोशिका भी कहा जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा अपना काम खुद ही कर लेता है, इसलिए इसको कोशिका के भीतर कोशिका भी कहा जाता है। अब क्योंकि ये एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण करता है, इसीलिए इसको शक्ति ग्रह या पावर हाउस भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज? बताइए। समसूत्री यानी जो माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन में सबसे लंबी जो प्रावस्था होती है वो कौन सी होती है? ठीक है, तो जो माइटोसिस डिवीजन होता है, ये डिवीजन होता क्या है? तो इसमें जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं। अब जो माइटोसिस डिवीजन होता है, इसमें जो प्रोफेज होता है ना, इस प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम डेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रोमोसोम संघनित हो जाते हैं। अब संघनित होके मोटे मोटे होके ये क्या होते हैं? बिल्कुल क्लियर विजिबल होने लगते हैं। और जो केंद्रिका होती है प्रोफेज में, केंद्रिका क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। केंद्रिका क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है या खत्म हो जाती है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? टूटने लगती है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? टूटने लगती है, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है। क्या होता है? स्पिंडल जो फाइबर होती हैं उनका फॉर्मेशन होने लगता है। और यहाँ पे पूछा है सबसे लंबी प्रावस्था, तो सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? प्रोफेज होती है। ये क्या होती है? सबसे लंबी प्रावस्था होती है। अब आ जाते हैं दूसरे फेज, मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होता है? अब जो क्रोमोसोम बने हैं ना, अब ये क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम के बीच में एक प्लेट का निर्माण होने लगता है। क्या होते हैं? क्रोमोसोम के बीच में एक प्लेट का निर्माण होने लगता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाफेज बोलते हैं। इसमें भूमध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाती है जो सभी गुणसूत्र होते हैं, ये क्या होते हैं? ये जो बीच है, ये जो प्लेट है, यहाँ पे क्या होते हैं? अरेंज हो जाते हैं और एक प्लेट जैसे संरचना का निर्माण हो जाता है। तीसरा आ जाते हैं एनाफेज। जो एनाफेज होती है ना, ये सबसे छोटी फेज होती है। क्या होती है? सबसे छोटी फेज होती है। अब इसमें एनाफेज में क्या होते हैं? क्रोमैटिड जो होते हैं वो सेपरेट होकर ध्रुवों पे इकट्ठा होने लगते हैं। जो क्रोमैटिड होते हैं वो अलग हो जाते हैं और यहाँ पे दोनों ध्रुवों पे क्या हो जाते हैं? इकट्ठा होने लगते हैं। अब जब दोनों ध्रुवों पे इकट्ठा होंगे तो फिर अगला फेज आ जाता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? जब दोनों ध्रुवों पे, मान लेते हैं ये क्या है? ये है एनाफेज, यहाँ पे एनाफेज दे लेते हैं। ये जो क्रोमैटिड है ये क्या है? दोनों ध्रुवों पे गए, इकट्ठा हो, जो प्लेट है प्लेट से टूटे और जाके दोनों ध्रुवों पे इकट्ठा होने लगे। जब ये दोनों ध्रुवों पे इकट्ठा हो जाएंगे विपरीत ध्रुवों में खींचने के बाद, तो टीलोफेज क्या होंगे? ये जो ध्रुव है यहाँ पे केंद्रक बनने लगते हैं। क्या होता है? नए केंद्रक का फॉर्मेशन होने लगता है। इन्हें जो गुणसूत्र हैं पुनः दूसरी बार क्या होने लग जाएंगे? पतले होने लग जाएंगे और केंद्रक पे नए केंद्रक का, ध्रुवों पे नए केंद्रक का निर्माण करने लग जाएंगे। फिर नए केंद्रक के निर्माण के बाद क्या होगा?
साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होगी, जहाँ पे जो कोशिका द्रव्य है ये क्या हो जाएगा, आपस में विभाजित हो जाएगा। तो एक पार्ट इधर बट जाएगा और एक पार्ट इधर बट जाएगा, यानी अंततः क्या हो जाएगा, ये जो सेल है ये ऐसे खाँच बना के विभाजित होगी और विभाजित होके 2 डॉटर सेल में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये पूरी प्रोसेस होती है समसूत्री विभाजन की। और यहाँ पे सबसे लंबी और सबसे छोटी प्रोसेस पूछा है कि सबसे लंबी प्रवस्था कौन सी होती है, तो प्रोफेज होती है। और अगर आपसे सबसे छोटी पूछी जाए तो सबसे छोटी प्रवस्था कौन सी होती है, एनाफेज होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपमार्जक जटिल लवण है सोडियम का, कैल्शियम का, कार्बन का या फिर मैग्नीशियम का, बताइए किसका होता है। तो जो डिटर्जेंट होते हैं, अपमार्जक होते हैं, ये लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनेट या फिर सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं। क्या होते हैं, सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं। तो अगर सोप के बारे में पूछा जाए, साबुन के बारे में पूछा जाए, तो ये क्या होते हैं, ये भी सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, लेकिन किसके, वसीय अम्लों के, किसके, वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। और अगर डिटर्जेंट की बात की जाए, किसकी, डिटर्जेंट की बात की जाए, तो ये क्या होते हैं, सल्फोनेट या फिर सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं, लेकिन होते दोनों क्या हैं, सोडियम लवण होते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातुओं के बिल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मीथेन या फिर ऑक्सीजन एसिटिलीन, बताइए किस गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो जब भी धातुओं की बिल्डिंग की जाती है ना, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। अब जो ऑक्सीजन है और एसिटिलीन, एसिटिलीन का फॉर्मेशन क्या होता है, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो ये क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा उच्च तापमान को उत्पन्न करती हैं। जो उच्च तापमान है ये लगभग कितना होता है, लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। और जब ये दोनों मिलके इतना अधिक टेम्परेचर उत्पन्न करेंगी, तो जो धातुएं हैं जब उनके बीच में इसको डाला जाता है, तो ये धातुएं पिघल के क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। इसीलिए धातुओं की बिल्डिंग के लिए ऑक्सीजन एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर यानी जो उसका रासायनिक चिन्ह है वो क्या होगा, WTL TE TM। तो देखिए जो TL होता है ये थैलियम का संकेत होता है, किसका, थैलियम का संकेत होता है। TE टेल्यूरियम का संकेत होता है, किसका, टेल्यूरियम का संकेत होता है। TM थूलियम का संकेत होता है, किसका, थूलियम का संकेत होता है। वहीं पे W किसका संकेत होता है, टंगस्टन का संकेत होता है। बहुत सारे रासायनिक प्रतीक और उनके परमाणु संख्या क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हैं, तो आप उनको अटेंड कर लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है हाइड्रोजन, H2, CO2, NO2 या फिर SO2। जो अधिक तापमान बढ़ता है पृथ्वी पे, इसके लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। तो जो टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है पृथ्वी का, इसके लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जिम्मेदार होती हैं। और ग्रीन हाउस गैस में भी सबसे प्रमुख गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड भी होते हैं, लेकिन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे मेन गैस है जो कि विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार होती है। ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रैन के लिए इनके क्या, एसिड रैन नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेनली जिम्मेदार होती है। और ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, जो सल्फर के ऑक्साइड हैं, ये एसिड रैन के लिए जिम्मेदार होती हैं, ये अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आज हमने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश की है। प्रश्न की संख्या पे मत जाइए, प्रश्न भले ही हमने 20 सॉल्व किए हैं, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट लगभग 40 से 50 प्रश्नों का पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन क्लासेस को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यह आपकी क्लासेस आपके एग्जाम तक कंटिन्यूसली चलने वाली हैं। बाकी आपको अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है, किसी टॉपिक के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के भी प्रश्न आपको सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपके थ्योरी वाले पोर्शन में भी कहीं पे आपको डाउट है, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक आध टॉपिक मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगी। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।